गाथा नंबर 87 का आधे के बाद का विवरण अपन पढ़ते हैं। अब इसको पूरा करके फिर गाथा नंबर 88 में जाएंगे। समस्त अधस्तन शीर्ष विशेष निकालने का सूत्र। आज हिम्मत बनाए रखना, गणित ही गणित है। ये हो गया था। हाँ, फिर भी यहीं से कर लेते हैं क्योंकि चारों पढ़ना है ना, रिवीजन हो जाएगा एक छोटा सा। बराबर सूत्र, बराबर सूत्र मतलब उसके बाद में बराबर क्या निकलेगा, बड़ा मंझला छोटा तीनों ब्रैकेट में लेकर के छोटे ब्रैकेट में सबसे पहले लिखा पद ऋण 1 और फिर भागित 2 पूरे में गुणित चय, फिर करली ब्रैकेट बंद करके प्लस आदि, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद करके गुणित पद। इतना करना है। तो अपने पास पद कितने पद हैं यहाँ पर 7, ऋण 1 कर दिया, फिर भागित 2 ज्यों कहते हो, गुणित चय यहाँ पर 2 निकाला था अपन ने, है ना, और धन 2, धन आदि भी 2 है, और फिर गुणित पद, हाँ गुणित पद फिर से 7। तो सबसे 7 ऋण 1 बराबर हो गया 6/2, है ना। यहाँ तक पहुंच गए। गुणित 2 ज्यों का त्यों लिख दिया, धन 2 ज्यों का त्यों लिख दिया, गुणित 7 ज्यों का त्यों, फिर 6 धन 2 हो गया यहाँ पर। ये यहाँ से यहाँ ये कट के अपने पास क्या बचा, 6 धन 2 गुणित 7, ये इतना बचा 6 धन 2 गुणित 7। ये बटे में है ना, इसलिए ये दोनों चले गए अपने, बराबर 8 हो गया। 6 धन 2 8 गुणित 7 बराबर 56। 6 धन 2 हो गया 8, गुणित 7 किया बराबर 56। अंक संदृष्टि में कुल अधस्तन शीर्ष विशेष द्रव्य कितना निकला, 56। ये अपन ने सूत्र के माध्यम से निकाला, ये अधस्तन शीर्ष विशेष। अथवा गच्छ ऋण 1/2 गुणित गच्छ गुणित चय, ऐसे भी निकल जाता है। तो ये निकलेगा दूसरा तरीका, अथवा मतलब दूसरे सूत्र से भी निकलेगा, दूसरे तरीके से भी निकलेगा। तो गच्छ है 8, ऋण 1 किया बटा 2, तो और फिर उसके बाद गुणित 8 गच्छ फिर से, और चय 2 का गुणा कर दिया, बराबर कितना आया 7 गुणित 4 गुणित 2 आया। 8 ऋण 1 हुआ तो 7 गुणित 4, 202 कट गए तो 7 से 8 56। हाँ 7 से 8 56 हो गया। इस प्रकार से ये अपना 56 दूसरे तरीके से भी निकल गया। अधस्तन शीर्ष विशेष पर पूर्व कृष्टियां, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, पूर्व कृष्टि द्रव्य, ये द्रव्य है, ये द्रव्य है पूर्व कृष्टि का, ये अधस्तन शीर्ष विशेष के लिए प्राप्त होता है। तो यहाँ से लेंगे कृष्टि क्रमांक है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है अपने पास कृष्टियां। पूर्व कृष्टि का द्रव्य 32, फिर 2 का चय घटाया, 2 2 1, अभी 2 चय निकाला ना अपन ने, तो 2 घटाया तो 30, फिर 2 घटाया तो 28, 26, 24, 22, 20, 18, 2 2 घटते 1 1 चय कम हुआ। फिर अधस्तन शीर्ष विशेष द्रव्य तो 1 गुणित 2 बराबर 2, शीर्ष विशेष, विशेष यानी भी चय होता है ना। तो 2 गुणित 2, 2 चय में 2 चय है, और उसमें 2 बार चय, दूसरे नंबर में 2 चय घट जाते हैं, तो 2 में 2 का गुणा किया तो 4 आ जाएगा। तीसरे नंबर में 3 चय घट गए, और चय अपना कितना है 2, तो 3 दूनी 6 द्रव्य घट गया। फिर चौथे नंबर में 4 चय घट गए, है ना, ये समझ में आ रहा है ना। चौथे नंबर में 4, चौथे समय में 4 चय घटेंगे, 5वें समय में 5, 6वें समय में 5 चय घटेंगे। पहले में कुछ नहीं रहता, पहले में चय नहीं घटता, 32 ही है। दूसरे में 1 चय घटा, तीसरे में 2 चय घटे, चौथे में 3 चय, चौथे में 4 चय, 5वें में 4 चय, 6वें में 5 चय, 7वें में 6 चय, और 8वें में 7 चय घट जाते हैं। तो जो द्रव्य आता है वो इतना निकल करके आता है। सब में 2 2 का गुणा कर देते हैं, 2 चूंकि अपने पास चय है, तो कितना द्रव्य आएगा, 2 4 6 8 10 12 14, इन सबको जोड़ दिया तो 56 निकल के आ गया। ये चय द्रव्य है ना, चय धन है। और सर्वत्र सम द्रव्य कितना है, 32 32। अगर हम चय नहीं जोड़ेंगे तो सब जगह कितना प्राप्त होगा अपने को, चय नहीं घटाएंगे तो 32 32 ही रहेगा, है ना। सम द्रव्य कहलाता वो, चय घटाने के बाद वो घटा हुआ द्रव्य है। और सम द्रव्य जो है 32 32 ही है। इसमें से हमने चय 14 घटा दिया इसलिए 18 बचा, इसमें से 12 घटा दिया इसलिए 20 बचा, इसमें से 10 घटा दिए इसलिए 22 बचा, नहीं तो ये सारे 32 ही थे सम द्रव्य। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। जहाँ थोड़ा लगे कि फिर से समझना है तो बोल दिया करेंगे आप लोग, तो दोबारा भी पढ़ लिया करेंगे। इसमें ज़्यादा समझाने जैसा कुछ नहीं है, और मैं लकी हूँ कि मेरी क्लास में सब गणितज्ञ ही बैठे हैं, है ना, सब मैथमेटिक्स वाले हैं, तो मुझे ही समझ में आ जाता है आप लोगों से बहुत सारी बातें।
पूर्व कृष्टियों में प्रथम कृष्टि का जितना प्रमाण है, सुनो अब ध्यान से, पूर्व कृष्टियों में, पूर्व कृष्टि अपन पढ़ चुके हैं, अपूर्व कृष्टि जो नहीं है वो पूर्व कृष्टि है, पूर्व पूर्व की कृष्टियां पूर्व कृष्टि कहलाती है। में प्रथम कृष्टि का जितना प्रमाण है उतना ही द्रव्य दूसरे समय में की गई प्रत्येक अपूर्व कृष्टि में, दूसरे समय में क्या की जाती है, अपूर्व कृष्टि होती, पूर्व कृष्टि के बाद नवीन जो कृष्टि बनती है उसका नाम अपूर्व कृष्टि है। तो उसमें समपट्टिका रूप, ये समपट्टिका बनती है नीचे, समपट्टिका रूप द्रव्य को अधस्तन अपूर्व कृष्टि द्रव्य, समपट्टिका है ना, इसमें सब में 32-32 दिखा दिया, ये पूरे में चारों में है ना, ये समपट्टिका है, घटा हुआ नहीं है, घटता हुआ होता तो 6 घटा के बताते, नहीं घटाया इसलिए 32-32 ही द्रव्य लिख दिया। यह द्रव्य देने पर ये अधस्तन अपूर्व कृष्टि द्रव्य है। अभी हमने किसका सूत्र निकाला था, अधस्तन शीर्ष विशेष निकालने का सूत्र पढ़ा था, और ये क्या है, अधस्तन अपूर्व कृष्टि, अधस्तन शीर्ष के बाद दूसरे नंबर में क्या है, अधस्तन अपूर्व कृष्टि द्रव्य। यह द्रव्य देने पर अपूर्व कृष्टियां प्रथम पूर्व कृष्टि के समान होती हैं। अपूर्व कृष्टियां इतना द्रव्य और दे देंगे तो प्रथम पूर्व कृष्टि के समान हो जाएंगी। अधस्तन अपूर्व कृष्टि द्रव्य अंक संदृष्टि से बताते हैं। अंक संदृष्टि से अपूर्व कृष्टियों का प्रमाण कितना है, 4। प्रथम पूर्व कृष्टि के द्रव्य का प्रमाण कितना है, 32, ये जैसे ये है 32। अंक अपूर्व कृष्टियों का प्रमाण बराबर पूर्व कृष्टियों का प्रमाण भागित ये बटे का अपकर्षण भागहार गुणित असंख्यात। हाँ, अपूर्व कृष्टियों का प्रमाण निकालना है तो कैसे निकलेगा, पूर्व कृष्टियों का जो प्रमाण है उसमें अपकर्षण भागहार गुणित असंख्यात का भाग दे देंगे। इसमें किसका भाग दिया है, अपकर्षण भागहार में असंख्यात का गुणा किया, जो आया उसका पूर्व कृष्टियों के प्रमाण में भाग दे दिया। ठीक है, यहाँ असंख्यात गुणा अपकर्षण भागहार का प्रमाण 2 माना है। असंख्यात गुणा अपकर्षण भागहार का प्रमाण भी यहाँ कितना माना, मात्र 2 माना है। ये जो निकालेंगे अंक संदृष्टि में तो कितना आएगा, 2 आएगा। इसलिए पूर्व कृष्टियों का प्रमाण कितना है, 8 है, तो और इसका प्रमाण कितना मान लिया, 2, तो 8 भागित 2 कर दिया, ये हुआ अपना 8 और ये हुआ 2, तो इसमें 8 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये क्या निकल के आया, ये आया, अपूर्व कृष्टियों का प्रमाण निकल के आ गया। ठीक है, अधस्तन अपूर्व कृष्टि द्रव्य बराबर कितना हुआ, प्रथम पूर्व कृष्टि का द्रव्य गुणित अपूर्व कृष्टियों का प्रमाण। प्रथम पूर्व कृष्टि का द्रव्य कितना था, 32, अपन निकाल के आए थे अभी, उसमें हमने अपूर्व कृष्टियों का प्रमाण कितना होना, 4, उसका गुणा कर दिया तो आ गया 128। ये क्या निकला, अधस्तन अपूर्व कृष्टि द्रव्य। अब तीसरे नंबर में आते हैं, उभय द्रव्य विशेष। पूर्व अपूर्व कृष्टियों में ये पूर्व कृष्टि है, देखो यहाँ पर पूर्व कृष्टि है, चित्र में देखते चलो, और अपूर्व कृष्टि कहाँ है, ये है अपूर्व कृष्टि। तो पूर्व अपूर्व क्या लेना, उभय लेना, ये अब उभय द्रव्य विशेष। पूर्व अपूर्व कृष्टियों में चयहीन क्रमरूप गोपुच्छ करने के लिए, चयहीन क्रमरूप, ये चयहीन है, दिख रहा है, यहां से घट रहा है, यहाँ घटते घटते इतना हो गया, तो चयहीन क्रमरूप गोपुच्छ करने के लिए, हमेशा गोपुच्छ कहना इसको, जहां पर भी इस तरह का शेप मिलेगा ट्रायंगल का उसको गोपुच्छ कहते हैं। उभय कृष्टि संबंधी चय का प्रमाण लाकर, ये उभय कृष्टि संबंधी चय का प्रमाण हम लाएंगे, फिर उसे क्या करना, अंतिम पूर्व कृष्टि में 1 चय, उसके नीचे उपांत कृष्टि में 2 चय, इस क्रम से 1-1 चय अधिक, अंतिम यहाँ मिलेगी तो इसमें 1 चय अधिक करना, फिर उपांत मतलब दूसरे नंबर में 1 चय अधिक करना, ऐसे अधिक अधिक करते हुए यहाँ इस साइड जाएंगे तो अधिक होगा और यहाँ से ऊपर जाएंगे तो घटेगा, तो अधिक अधिक करते हुए प्रथम अपूर्व कृष्टि तक देना। ये प्रथम अपूर्व कृष्टि है नीचे वाली। इस दिए गए सर्वद्रव्य को उभय द्रव्य विशेष द्रव्य कहते हैं, ये उभय द्रव्य विशेष द्रव्य प्राप्त होता है। यह देने पर पूर्व अपूर्व कृष्टियां एक गोपुच्छाकार रूप होती हैं, इसको गोपुच्छाकार बना लिया। पूर्व अपूर्व कृष्टि कहो चाहे उभय द्रव्य विशेष कहो, एक ही बात है। उभय द्रव्य विशेष द्रव्य एक उभय द्रव्य विशेष का प्रमाण प्राप्त करने के लिए, इसी का ये जो अपन देख के आए चित्र में, इसका प्रमाण प्राप्त करने के लिए पूर्व कृष्टि का और अपूर्व कृष्टि का द्रव्य मिलकर जो द्रव्य आया
वही उभय कहलाएगा ना। पूर्व और पूर्व कृष्टि का जब द्रव्य मिल जाता है तो उसको उभय कहते हैं। उसमें पूर्व अपूर्व कृष्टियों के जोड़ रूप गच्छ से भाग देने पर, उसमें हमने क्या किया, पूर्व और अपूर्व कृष्टियों को जोड़ दिया, तो जितनी संख्या आई, यहाँ पर गच्छ का मतलब संख्या होता है ना, पद, उससे भाग देने पर मध्यम धन आता है। यहाँ मध्यम धन निकालने का सूत्र बता दिया। इसमें एक कम गच्छ के आधे से हीन 2 गुण हानि से भाग देने पर चय का प्रमाण आता है। इसमें क्या करेंगे, एक कम गच्छ, जैसे 8 गच्छ है तो 7 हो जाएगा, यहाँ पर गच्छ ज्यादा है 24 है, तो फिर एक कम करेंगे, तो एक कम गच्छ के आधे से हीन 2 गुण हानि, हाँ 2 गुण हानि 24 है, से भाग देने पर चय का प्रमाण आता है। अभी अंक संदृष्टि में बताएंगे खुद ही। प्रथम समय और द्वितीय समय में बनाई कृष्टियों का एक को पुच्छ बनाना है, इसलिए पूर्व कृष्टि और अपूर्व कृष्टि दोनों को जोड़कर चय का प्रमाण निकाला जा रहा है। यद्यपि पूर्व कृष्टि द्रव्य और अपूर्व कृष्टि द्रव्य दोनों को जोड़कर चय निकाला है, तथापि यह द्रव्य वर्तमान के अपकृष्ट द्रव्य से ही लिया जाता है। पूर्व अपकृष्ट द्रव्य तो पूर्व समय में ही बांट दिया था, बचे ही नहीं। अब जैसे यहाँ बता रहे हैं, देखो इसको ध्यान से समझना। जैसे अंक संदृष्टि से दूसरे समय में अपकृष्ट द्रव्य, दूसरे समय से बता रहे हैं, अब कितना है, 4240, 4240। पूर्व अपूर्व कृष्टियों का द्रव्य कैसे निकलेगा, पूर्व कृष्टि द्रव्य धन अपूर्व कृष्टि द्रव्य बराबर पूर्व अपूर्व कृष्टियों का द्रव्य, है ना। पूर्व कृष्टि द्रव्य को अपूर्व कृष्टि द्रव्य में जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया, तो पूर्व अपूर्व कृष्टियों का द्रव्य निकल के आ जाएगा। तो कैसे, पूर्व कृष्टि का द्रव्य कितना 200 और अपूर्व कृष्टि का द्रव्य कितना 4240, ये माना ना, यहाँ 4240 माना हुआ, तो दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया 4440। ठीक है। अब पूर्व अपूर्व कृष्टियों का प्रमाण बता रहे हैं, ये भी कैसे निकलेगा, पूर्व कृष्टियां धन अपूर्व कृष्टियां बराबर पूर्व अपूर्व कृष्टियों का प्रमाण। तो पूर्व कृष्टियां थी 8 और अपूर्व कृष्टियां है 4, तो ये निकल के आया 12। तो मध्यम धन बराबर क्या हो गया, पूर्व अपूर्व कृष्टि द्रव्य मतलब उभय विशेष द्रव्य और पूर्व अपूर्व कृष्टियों का आयाम, इसमें भाग दे दिया इसका। पूर्व अपूर्व कृष्टि द्रव्य में पूर्व अपूर्व कृष्टियों के आयाम का भाग दे दिया, तो क्या कैसे दिया, पूर्व अपूर्व कृष्टि द्रव्य कितना आया 4440, ये अभी निकाल के आया ना यहाँ, ये पूर्व अपूर्व कृष्टियों का द्रव्य 4440। इसमें किसका भाग दिया, पूर्व अपूर्व कृष्टियों के आयाम का भाग दिया, तो 8 और 4 12, ये आयाम यानी प्रमाण एक ही चीज है ना, आयाम का हो चाहे प्रमाण का हो एक ही चीज है। तो इसमें 12 का भाग दिया तो कितना आया 370। तो अब चय निकाला इन्होंने, चय निकालने का सूत्र क्या है, मध्यम धन बटा करली ब्रैकेट में 2 गुण हानि माइनस छोटे ब्रैकेट में गच्छ ऋण 1 ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाई 2 और करली ब्रैकेट क्लोज्ड। इसको हल किया तो कैसे करेंगे, मध्यम धन अपने पास क्या है, ये तो चय है, पूरा जो निकल के आया ना ये चय है। मध्यम धन मतलब 370, ये निकाला था ना अभी, मध्यम धन बराबर ये 370 अपने पास है मध्यम धन, तो मध्यम धन बटा 2 गुण हानि, 2 गुण हानि कितनी है यहाँ पर 24, क्यों, क्योंकि 12 एक है, 12 संख्या निकली थी ना, इसी को एक गुण हानि कहते हैं, तो इसका डबल हो जाएगा तो ये 24 हो जाएगा। 24 ऋण 2 गुण हानि ऋण गच्छ ऋण 1, तो 24 ऋण गच्छ कितना है 11, 12 ऋण 1 बराबर 11 हो गया, हाँ 11 बटा 2 सीधा लिख दिया बराबर। इसको हल किया तो क्या निकल के आया 370 जहाँ के तहाँ, और यहाँ पे समझ लो 48 ऋण 11 हो गया, 24 दूनी 48, लघुत्तम निकालेंगे ना तो यहाँ पर 24 बटा 1 हो जाएगा, लघुत्तम 2 आ जाएगा, तो ये हो गया अपना यहाँ पर 48 ऋण 11 बटा 2 आ गया बराबर 370 क्या हो गया, 48 ऋण 11 हो गया 37 बटा 2, तो 370 ऊपर 37 बटा 2 बराबर कितना आ गया, 37 में से 370 कट गया, सीधा सीधा 10 आया, और बटे का 2 बचा तो गुणित 2 हो गया बराबर कितना निकला 20, यहाँ पर लिखा नहीं है छूट गया है ना, बराबर कितना आया 20। तो ये क्या निकल के आया अपने पास चय निकल करके आया, चय बराबर। अब कुल उभय द्रव्य विशेष द्रव्य, कुल उभय द्रव्य विशेष द्रव्य निकालने का सूत्र बताते हैं, बराबर तीनों ब्रैकेट लेना, फिर पद ऋण 1 बटा 2 गुणित चय धन आदि गुणित पद, हाँ पद बराबर निकाला यहाँ पर कितना 12
और चय बराबर 20, सब बता दिया। पद कितना मानना, 12, चय माना हुआ है 20 और आदि भी 20 है। तो अब यहाँ पर अपने को क्या लिखना, पद लिखना। सबसे पहले तो 12 लिख दिया, ये पद बराबर 12। फिर 12 ऋण 1, सूत्र को देखते जाओ, 12 ऋण 1 हो गया, बटा 2 कर दिया, और गुणित चय 20 है, ये चय 20 बता दिया, 20 कर दिया गुणा। धन आदि, आदि भी 20 माना है तो धन 20 कर दिया। गुणित पद अपन ने 12 माने हैं, गुणा 12 कर दिया। तो ये कितना हो गया, 12 ऋण 1 11 बटा 2 गुणित 20 धन 20 गुणित 12। इसको हल किया तो ये आ गया 110। कैसे आ गया, बाहरी धाम 120 बट, हाँ 2 से कट गया, 2 से कट गया 10, हाँ 10 11 धाम के 11 धाम 110, बहुत अच्छा। धन 20 हो गया, ये धन गुणित 12, तो ये कितना हो गया 13। 13 कहाँ से, वो सॉरी 130, 130 इन दोनों को जोड़ दिया तो 130 गुणित 12 बराबर 1560 समस्त उभय द्रव्य विशेष है। इस गणित को अपन छोड़ना चाहते हैं, लेकिन गणित पढ़ने से पता है क्या होता है, बताओ कोई बताएगा। ये जो अपने रंध्र है ना, ज्ञानावरण कर्म के उदय के कारण, वो रंध्र यानी छिद्र, काहे के अपने मस्तिष्क के जो आवरण जिनमें पड़ गया है वो सब खुल जाते हैं। रंध्र, हाँ हम एक शब्द में बोलते हैं रंध्र खुलते हैं। रंध्र, रंध्र यानी छेद, दिमाग में जोर लगाना पड़ता है, हाँ जोर लगाना पड़ता है। जैसे देखो एक उदाहरण देते, बहुत अच्छा। एक दीपक जल रहा है, हाँ, और दीपक जलते हुए दीपक के ऊपर एक घड़ा औंधा दिया, ठीक है। अब दीपक का प्रकाश आ रहा है क्या, हमें दिख रहा है क्या प्रकाश, प्रकाश तो नहीं दिख रहा है, लेकिन एक बिना दीपक का घड़ा औंधा हुआ है और एक ऐसा घड़ा औंधा हुआ जिसके अंदर दीपक जल रहा है, तो इतना महसूस हो रहा है कि इसके अंदर प्रकाश है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे सूक्ष्म निगोदीय लब्ध्य पर्याप्तक जीव का निरावरण ज्ञान होता है ना, अक्षर के अनंत विभाग, तो लेकिन ज्ञान तो होता है ना, चेतना तो उसमें है। अगर उतना ज्ञान भी नहीं मानेंगे तो वो अजीब जड़ हो जाएगा। फिर बाद में उसमें एक छोटी सी सुई से एक छोटा सा छेद करो, किसमें, घड़े में, मिट्टी का घड़ा है, कच्ची मिट्टी का, छोटा सा छेद करो तो क्या होगा, एक किरण बाहर निकलेगी, निकलेगी कि नहीं, ऐसी किरण बाहर निकलेगी। फिर एक और छेद करो तो एक और छेद किया तो एक और किरण निकली। ऐसे हमने सैकड़ों छेद कर दिए तो सैकड़ों किरणें निकल आ रही बाहर, पूरी नहीं आई। फिर एक लकड़ी से हमने उस घड़े को तोड़ दिया तो क्या वो पूरा प्रकाश हो गया। तो जैसे ही हम तोड़े, समझ लो केवल ज्ञान हो गया। अभी हमारे छोटी छोटी किरणें निकली हुई हैं, उनमें भी आवरण पड़ा हुआ है। तो वो जब हम गणित पढ़ते हैं, न्याय पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, ऐसी दिमाग लगाने वाली चीजें पढ़ते हैं ना, वो छेद खुलते चले जाते, एक एक किरण बाहर आती चली जाती। तो गणित हम इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं कि जितना समझ में आ रहा है उतना भी हमारे रंध्र खोलने के लिए पर्याप्त है। खोलते चले रंध्र, है ना। दीदी याद भले को है, बाद में अभी समझ में पूरा हाँ आ रहा ना, हमें पता चल जाता है। जैसे ग्रुप में सब कोई उल्टा खड़ा रोशनी पर कर रखी है, दीपक तो उल्टा खड़ा है सबका, दीपक के ऊपर औंधा हुआ है वो भी अच्छा है ना, दीपक के ऊपर औंधा हुआ, किरणें सबके घरों में दीदी छिद्र कर रही है। छिद्र कर रहे हैं सब, पढ़ाने वाले पढ़ने वाले सब छिद्र करते हैं। अपन स्वपुरुषार्थ से भी छिद्र होता है और निमित्त से भी होता है। आप लोग स्वपुरुषार्थ से हो रही थी, अभी निमित्त से हो रहे, पुरुषार्थ से हो रहे दोनों। अब देखो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, समपट्टी का द्रव्य ये है। समपट्टी का द्रव्य हमेशा ये आयताकार भले ही है लेकिन समान है, घटता हुआ नहीं है, गोपुच्छाकार नहीं है, ठीक है, ये हमेशा समान रहता। और उभय द्रव्य विशेष ये गोपुच्छाकार है। अब चरम पूर्व कृष्टि ये 8 नंबर वाली, यहां से 1 से लेकर के 8 तक तो कृष्टि क्रमांक है। और संपत्ति का द्रव्य ये पूरा 32 32 32 रहेगा यहाँ पे। चरम पूर्व कृष्टि, द्विचरम पूर्व कृष्टि, और यहाँ पर क्या है, अपूर्व कृष्टि 1 नंबर में, ये प्रथम, और अंतिम अपूर्व कृष्टि यहाँ 4थे नंबर में समाप्त हो गए। फिर प्रथम पूर्व कृष्टि यहाँ से शुरू, ये पूर्व कृष्टियां है। ये चरम पूर्व कृष्टि, आखिरी पूर्व कृष्टि, इसके बाद जो है अपूर्व कृष्टि बनना प्रारंभ हो जाती, नवीन नवीन। तो यहाँ तक तो हो गया अपना संपत्ति का द्रव्य। उभय द्रव्य विशेष में क्या किया है, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और 12 है अपने पास, 12 पद गच्छ है ना, 12 पद हैं।
इनमें क्या किया है, 20-20 चय है। ये एक चय क्या है, 20। तो सबसे पहले एक चय 20 का, फिर दो चय 40 का, ऐसे घटते घटते 12वें नंबर में 240 12 चय 12 चय घटेंगे। तो 12 में 20 का गुणा करेंगे तो 240 प्रमाण द्रव्य घट जाएगा। कुल द्रव्य इसका कितना है, 52। 32 प्लस 20 बराबर 52, फिर 32 प्लस 40 बराबर 72। ऐसे यहाँ लास्ट वाला 32 प्लस 240 बराबर 272, सब में जोड़ देंगे, ये कुल द्रव्य है। इस प्रकार से अपने को विवक्षित समय में कृष्टि के लिए अपकृष्ट द्रव्य में से अधस्तन शीर्ष विशेष द्रव्य, देखो क्या क्या अपन ये वही चीज बार बार बता रहे हैं, 4 चीजें। विवक्षित समय में कृष्टि के लिए हमने क्या किया, द्रव्य को अपकृष्ट किया। अपकृष्ट किया मतलब अपकर्षण करके ग्रहण किया। तो अपकृष्ट द्रव्य में से क्या करना है, अधस्तन शीर्ष विशेष द्रव्य पहले नंबर का, फिर अधस्तन कृष्टि द्रव्य, और तीसरे नंबर में उभय द्रव्य विशेष द्रव्य। ये घटा करके जो द्रव्य शेष रहा उसे सर्व पूर्व अपूर्व कृष्टियों में समान विभाग करके दिया जाता है। यह शेष रहा द्रव्य मध्यम खंड द्रव्य कहलाता है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, विवक्षित समय में कृष्टि के लिए अपकृष्ट द्रव्य में से क्या करना है, ये अधस्तन कृष्टि द्रव्य, अधस्तन शीर्ष ये वाला, अधस्तन शीर्ष विशेष द्रव्य, फिर अधस्तन कृष्टि द्रव्य ये वाला, और उभय द्रव्य विशेष ये वाला, घटा करके इन तीनों को घटा दिया, ये वाला ये वाला ये वाला। जो द्रव्य शेष रहा उसे सर्व पूर्व अपूर्व कृष्टियों में समान विभाग करके दिया जाता है। तो ये क्या कहलाता है, मध्यम खंड द्रव्य ये वाला आ जाता है, मध्यम खंड द्रव्य कहलाता है। यह द्रव्य देने पर सर्व अपकृष्ट द्रव्य समाप्त होता है और पूर्व अपूर्व कृष्टियों में चयहीन क्रम से द्रव्य रहता है। जैसे द्वितीय समय में अपकृष्ट द्रव्य कितना था, 4240। मध्यम खंड द्रव्य बता रहे हैं। मध्यम खंड द्रव्य बराबर, इसका सूत्र क्या है, द्वितीय समय में अपकृष्ट द्रव्य, उसमें से घटाना है क्या, अधस्तन शीर्ष विशेष द्रव्य, अधस्तन अपूर्व कृष्टि द्रव्य और उभय द्रव्य विशेष, 3 द्रव्य घटाने हैं। किसमें से, द्वितीय समय में जो हमने अपकृष्ट किया है उस द्रव्य में से। तो मध्यम खंड का द्रव्य निकल करके आ जाएगा। तो अपकृष्ट द्रव्य कितना है, 4240, ठीक है। उसमें से अधस्तन शीर्ष विशेष द्रव्य कितना है, 56 है ना, पीछे अपन गुणा जोड़ के आए थे ना। फिर अधस्तन अपूर्व कृष्टि द्रव्य 128 निकला था, और उभय द्रव्य विशेष कितना निकला था, 1560। तीनों हल करके आए ना अब भी ये इन तीनों को घटा दिया हमने, किस में से घटाया, 4240 में से। इन तीनों का जोड़ कितना आया, 1744, ठीक है। तो बराबर कितना आया, 2496। ये संपूर्ण मध्यम खंड द्रव्य निकला, ये वाला। ये अंक संदृष्टि से कितना निकला, 2496। अब क्या कह रहे हैं, समस्त मध्यम खंड द्रव्य भागित पूर्व अपूर्व कृष्टि आयाम बराबर 1 मध्यम खंड द्रव्य। ये संपूर्ण मध्यम खंड द्रव्य बताया, इसमें हमें क्या करना है, पूर्व अपूर्व कृष्टि के आयाम का भाग देना है, तो 1 मध्यम खंड का द्रव्य निकल जाएगा। तो ये 2496 जो निकला, पूर्व अपूर्व कृष्टि का आयाम कितना बताया था, 12, उसका भाग दिया तो 208 जो आया वो 1 मध्यम खंड का द्रव्य है। इतना द्रव्य पूर्व अपूर्व कृष्टियों की प्रत्येक कृष्टि में प्राप्त होता है। अब मध्यम खंड द्रव्य ये है, 12 तक तो अपने पास कृष्टियां हैं। प्राप्त हुआ सर्वद्रव्य ये है 260 से लेकर 460 तक टोटल, ये मध्यम खंड द्रव्य इसका बता रहे हैं, है ना, वही 4 चीजें लिखी हुई हैं। अब अधस्तन शीर्ष द्रव्य की अर्थ संदृष्टि, पूर्व कृष्टि का चय बराबर कुछ अधिक 1.5 गुण हानि गुणित वा का मतलब क्या बताया था, किसी को याद है, क्या दीदी, वा वर्णाशाला का बटा हाँ वो मतलब अपकर्षण भागहार गुणित पावटा आ गुणित 4 खा 4 बटे खा गुणित 16 माइनस 4 ऋण 1 बटे खा 2, मतलब खा में खा का गुणा, चय धन बराबर, अब यहाँ सूत्र बताते, गच्छ ऋण 1 बटा 2 गुणित गच्छ गुणित चय। अब यहाँ देखना, गच्छ ऋण 1 बटा 2 गच्छ ऋण 1 4 ऋण 1 बटा 2 में क्या लिखा, 2 खा ये वाला गुणित 4 खा, गच्छ यहाँ पर गच्छ ये है 4 बटे खा मतलब अनंत, गुणित
चय, चय अपना ये पूरा है, ये चय बराबर लिख के आए ना, इसको पूरे को उतार दिया यहाँ पर। इतना क्लियर हो गया यहाँ तक। चय धन बराबर कैसे निकलेगा, गच्छ ऋण 1, गच्छ ऋण 1 को क्या लिखा 4 ऋण 1, ठीक है, बटा 2 को क्या लिखा 2 खा, यहाँ पर ये लिया है 2 को, है ना, ठीक है, गुणित गच्छ को फिर से 4 बटे खा लिख दिया, गच्छ इतना है, गच्छ ऋण 1 बटे खा है, गच्छ ऋण 1 बटे खा, गच्छ ऋण 4 ऋण 1, गच्छ 4 खा है अपने पास आया था ना, 4 बटे खा को गच्छ माना है यहाँ पर, 4 बटे दीदी आपकी नहीं आ रही, अब आने वाली। हाँ 4 बटे खा को गच्छ माना है, ऋण 1 और बटा 2 ज्यों का त्यों लिख दिया, ऐसा लेना, 4 बटे खा को यहाँ गच्छ बनाया है, ठीक है, यहाँ भी लिया यहाँ भी लिया, 4 बटे खा ऋण 1 ज्यों का त्यों लिखा और बटा 2 का ज्यों का त्यों लिख दिया, गुणित 4 बटे खा, ये गच्छ में लिख दिया ना, ये ठीक है, 4 बटे खा ये गच्छ हो गया, गुणित चय ये पूरा का पूरा लिख दिया, कुछ अधिक 1.5 गुण हानि, गुणित वा यानी वरुणाशला का बटे अपकर्षण भागहार, गुणित पावटे गुणित गच्छ यानी 4 बटे खा, गुणित 16 ऋण 4 बटे खा ऋण 1 बटा 2, यह संपूर्ण अधस्तन शीर्ष विशेष द्रव्य है। कितना बचा, समय तो अपना होने लगा, अभी पूरा नहीं हो रहा है। गच्छ यानी 4 बटे खा, हाँ थोड़ा सा बचा है, हाँ गच्छ यानी 4 इतनी बड़ी गाथा है दीदी जी वाली। हाँ बहुत है, आज भी ऐसा लग रहा पूरी नहीं हो रही, कल कर लेंगे टाइम, वो अपना पुस्तक यहाँ तक पढ़ लिया ना, यहाँ तक पढ़ लिया ना कि यहाँ तक पढ़ा, हाँ यहाँ तक पढ़ा, अब अधस्तन कृषि द्रव्य बचा है। हाँ अधस्तन कृष्टि द्रव्य याद रखना, अधस्तन कृष्टि द्रव्य याद रखना, कल पढ़ेंगे क्योंकि आज का इसका टाइम हो गया, अधस्तन कृष्टि द्रव्य रह गया, कल इसको करके अगली गाथा करेंगे 88, इतना है अभी, आज नहीं हो पाएगा, 88 गाथा में कल चलेगा। अच्छा है, फिर भी नहीं लगा कठिन ना ज्यादा, समझ में आ गया सबको, धीरे धीरे दीदी आप हमारे किताब पे टिके हैं, आ गया ना, हाँ चलो बढ़िया, सूत्र से समझ में आता दीदी, और ये अंक समदृष्टि से ये सूत्र समझ में आता है। हाँ अंक समदृष्टि जल्दी आते हैं, चित्र से भी आ जाता है, चित्र से भी आ जाता है। चलो फिरो थको मत, खाओ पियो छको मत, बोलो चालो बको मत, देखो जानो बिगड़ो मत, मान जाओ मान जाओ मान जाओ, नहीं मानो तो भाड़ में जाओ, जो विसहदी दव्यणम, जी कहाँ की गाता है विजय जी, जो विसहदी दुव्यणम लिखा माता जी ने, जो विसहदी दुव्यणम साहम्य हेलनम च ओवसगम, जिन ऊन कसाय रिउम तस्हवे निज्जरा व्यूला, कार्तिकीय अनुप्रेक्षा, जो कषाय को जीतकर दूसरों के द्वारा प्रदत्त दुर्वचनों को सहन करता है। सबसे बड़ी समस्या हम लोगों की यही है। आ रही आवाज? आ रही दीदी आ रही। सबसे बड़ी समस्या हम लोग की क्या है, पहले भी अपन इस बात पे चर्चा कर चुके कि हमको किसी की बातें सहन नहीं होती। इसको अभिमान कहते हैं कि स्वाभिमान कहते हैं। कोई कुछ कह देता है तो बुरा लगता है कि नहीं लगता है? जी लगता है। तो ये स्वाभिमान नहीं, ये अभिमान है। तो जितना ज्यादा हमारे अंदर मान होगा उतने जल्दी हमें किसी की बात बुरी लगती है। तो उस समय हमें क्या कहना चाहिए, क्या सोचना चाहिए कि मेरे अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षान संबंधी कषाय का उदय नहीं रहना चाहिए, प्रत्यक्षानावरण संबंधी कषाय का उदय रहना चाहिए, व्रति जैसे भाव रहना चाहिए। तो क्या होगा, तब हम ये कह पाएंगे कि लेट गो, जाने दो। कह दिया ना, मेरे कर्म का उदय था, उसने नहीं कहा, वो तो निमित्त मात्र बना है। जैसे अपन कहते हैं ना, किसी को कोई गिफ्ट दी, उसने नहीं लिया, तो वो गिफ्ट किसकी? जिसने दी थी उसकी। इसी प्रकार किसी ने हमको अपशब्द कहे, हमने नहीं लिए, तो वो अपशब्द गालियां किसकी? जिसने दी थी उसकी। हमने लिए ही नहीं ना, लेट गो कह दिया, जाने दो, कहने तो दो। वो ऐसा ही है, ऐसा थोड़ा दिमाग करके अपन कह देते हैं, हाफ माइंड, ऐसे ही है, रहने दो, उसकी तो आदत है।
ऐसे करके छोड़ेंगे तो हमारे परिणाम धीरे धीरे मंद होंगे, मंद कषाय के होंगे। और मंद कषाय का मतलब ही होता है विशुद्धि, विशुद्धि का मतलब होता है साता वेदनी के वंद योग्य परिणाम, साता वेदनी आदि शुभ प्रकृतियों के वंद योग्य परिणाम। तो ये कह रहे हैं जो कषाय को जीतकर दूसरों के द्वारा प्रदत्त दुर्वचनों को सहन करता है तथा अन्य साधर्मी के द्वारा किए गए अनादर और उपसर्ग को सहता है, उसके बहुत निर्जरा होती है। आवाज जाए तो बता देना, क्योंकि मेरे साइड से थोड़ा वीक चल रहा है आज। व्रती को लाख कष्ट हो तो भी गृहस्थों के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए। देखो व्रतियों के लिए उपदेश दे रहे हैं आचार्य कि लाख कष्ट हो तो भी गृहस्थों के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए, अन्यथा जिन शासन की अप्रभावना होगी। मतलब ये वाला कष्ट नहीं कि शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, वो मतलब यहाँ पर कष्ट से क्या, रोना नहीं रोना चाहिए। प्रतिकूलता मोक्ष मार्ग में वरदान सिद्ध होती है। सत्य को सिद्ध करने का कभी प्रयास नहीं करना चाहिए। समय आने पर अप्रयास ही सत्य प्रकट होकर सबके सामने आ जाता है। आ रही है आवाज? सत्य को सिद्ध सत्य को सिद्ध करने का कभी प्रयास नहीं करना चाहिए, है ना। मतलब बहुत बार अपन क्या करते हैं, सफाई देते हैं। कोई मतलब अपने को गलत समझता है ना, तो अपन सच्चे होते हैं तो अपने को सफाई देना पड़ती है। तो आचार्य कह रहे हैं कि सत्य को सिद्ध करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। समय आने पर बिना प्रयास के ही सत्य प्रकट होकर सबके सामने आ जाता है। सत्यवादी की सबसे बड़ी ताकत उसकी गंभीरता एवं सहनशीलता है। झूठ को क्या करना पड़ता है, टेबल ठोक ठोक करके सिद्ध किया जाता है। कोर्ट कचहरी में देखते हैं ना, टेबल ठोक ठोक करके दलीलें देते हैं दोनों पक्ष के वकील। लेकिन जो सत्य है उसको टेबल ठोक करके सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। मोक्ष मार्ग में सहजता, सरलता के साथ सहनशीलता बहुत आवश्यक है। जितनी सहन शक्ति बढ़ेगी उतना आनंद आएगा। शारीरिक पीड़ा, एक बार आहार, केशलौंच, बिहार कठिन नहीं, वचन सहना व मानसिक समता धारण करना कठिन है। मोक्ष मार्ग दूसरों पर नहीं स्वयं पर आधारित है। असमीचीन प्रवृत्ति मोह जनित होती है। प्रवृत्ति पर मोह हावी न हो। मोक्ष मार्ग को अपना लिया है तो इधर उधर की बात नहीं करना चाहिए। परिणामों को खराब न करके निर्जरा करना अपना कर्तव्य है। कौन कहाँ क्या कर रहा है यह न देखकर प्रति समय अपने परिणामों को ही देखो और उन्हें विशुद्ध बनाते जाओ। मात्र जानो और देखो। जैसे जैसे क्रियाएं व प्रवृत्तियां छूटेंगी वैसे वैसे मोक्ष मार्ग मजबूत होगा। जितनी जितनी आप बाह्य प्रवृत्ति करेंगे उतने उतने ढीले होंगे। हाँ, अशुभ से बचकर शुभ में प्रवृत्ति करते हैं तो उतने समय ठीक है, क्षम्य है, लेकिन उसे भी बंद कर आपको निवृत्ति परक चर्या अपनानी चाहिए। मन तू सड़े शरीर में क्या माने सुख चैन, जहां नगारे कूच के बजत रहत दिन रैन। क्या कह रहे हैं, मन तू शरीर में सड़े शरीर में सुख चैन क्यों मानता है, जहां हमेशा कूच के नगाड़े दिन रात बजते रहते हैं। कब जाना पड़े कुछ कहा नहीं जा सकता। आप लोगों को कुछ बोलना हो तो बोलो, 2-3 मिनट बचे हैं, कल पढ़ लेंगे। बिना तेज पुण्य के इस ओर मतलब मोक्ष मार्ग की ओर मुड़ना कठिन है। आत्म विशुद्धि रूपी राशि लेकर जो मोक्ष मार्ग में चलते हैं वे शीघ्र ही अपनी मुक्ति मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। सबसे ज्यादा बात किसकी की जा रही है, आत्म विशुद्धि की। आज पारुल कहाँ गई, वो तो क्लास छोड़ना नहीं चाहती। मैं किसी से उलझती नहीं, सामने वाला उलझाना चाहता है और हम उलझना पसंद करते हैं, तभी उलझने होती हैं। यदि हम उलझना नहीं चाहते तो कोई 1 घंटे तक भी कुछ सुनाए तो भी हम उसमें उलझ नहीं सकते। कोई कह दे कि तुम सुनते ही नहीं हो तो हाँ कह दो, कोई कह दे कि तुम महास्वार्थी हो तो भी हाँ कह दो। भाव करेंगे तो उलझेंगे। मुझे किसी से उलझना नहीं, कोई कितना ही कुछ भी कह दे तो भी उलझना मेरा स्वभाव नहीं। यह ज्ञान होने पर कितना भी प्रबल निमित्त मिले तो भी कुछ नहीं होगा। उलझने में अनेक समस्याएं होती हैं।
फिर समस्याओं को सुलझाना बहुत कठिन होता है। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि हर समस्या सुलझेगी, हम उलझना छोड़ दें। उलझन या परिग्रह के भाव हम स्वयं करते हैं। हाँ, सामने वाला निमित्त हो सकता है, फिर भी यदि उपादान मजबूत हो तो प्रबल निमित्त भी कमजोर हो जाता है। सम्यक दृष्टि कहता है मैं किसी से उलझता नहीं। आज इतना ही रखते हैं, कल पढ़ेंगे। उलझत सुलझत स्वयं है ध्वजा पवन के जोर, ध्वजा हवा के कारण स्वयं उलझती है और स्वयं सुलझती भी है। चलिए विजया जी, जिनवाणी स्तुति। प्रणाम जी। जिनवयन जिनवयनमो सहमीनं विषय सुहविरेयनम् अमितभूतं जरमरणवायि हरणं क्षयकरणं सौवदुःखाणम्। पीयूष है विषय सौख्य विरेचना है, पीते सुशीघ्र मिटती चिर वेदना है। भाई जरा मरण रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती है। नवार नमोकार मंत्र।